गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि पत्र लेखन, तो हमने आपको पत्र के विशेषताओं के बारे में बताया। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हमने आपको बता दिया है। और पत्र दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। दोनों पत्र के प्रकार के बारे में बताया कि कितने प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि सभी प्रकार के जितने भी पत्र हैं सभी के एक एक उदाहरण आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। और जब आपका पूरा हो जाए तो PDF बना लीजिएगा। जिस दिन हम कहेंगे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, या हम पर्सनल मंगवा लेंगे। उसी के आधार पर आपको असाइनमेंट मार्क्स दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। इसके पहले भी हमने आपको अपठित गद्यांश कराया है और सर ने भी कराया है। अपठित गद्यांश हमने आपको बताया था 10 मार्क्स के आते हैं, और आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपठित गद्यांश का अभ्यास कराना चाहते हैं। तो आइए देखिए। हाँ, सबसे एक चीज़ जो जरूरी बता देखिए बेटा कि अपठित गद्यांश ज़रूरी नहीं कि आपके बुक से ही हो, वो पैराग्राफ वो कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ जितना हम करा रहे हैं उतना ध्यान से करिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। तो अपने बुक में ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि आप बुक में ढूंढें कि मैम कहाँ से करा रही हैं। उसे बस जितना हमने आपको भेजा है उसका PDF भी भेज देते हैं आपको, ताकि आप लोग आसानी से उसे पढ़ सकें और उसे कॉपी में भी कर सकें। तो आइए देखते हैं आज हम किस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। भारत में चुनावों का इतिहास पुराना है। हमारे भारत में जो चुनाव होता है ये इतिहास बहुत ही पुराना है। वैसे तो हर चीज़ का इतिहास पुराना ही होता है, लेकिन चुनावों का इतिहास ज़रूरत से ज़्यादा पुराना है। देश में पहले जब राजाओं और सम्राटों का राज था, उस समय भी चुनाव होते थे। राजा और सम्राट लोग भावी शासक के रूप में अपने पुत्रों का चुनाव कर डालते थे। यानी जब एक राजा होते थे तो जब उनका समय जब पूरा होना था, जब वो अधिक वो आयु के हो जाते थे, तो अपने पुत्र को ही राजा बनाने का आदेश दिया जाता है। यानी चुनाव करते थे कि कौन राजा उनके बाद बनेगा। उदाहरण के तौर पर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का उत्तराधिकारी हेतु चुनाव किया था। आप लोगों ने रामायण देखा है तो आपको जानकारी भी होगा कि राजा दशरथ ने भी राजा राम को ही राजा बनाने के लिए सोचा था, लेकिन किसी कारण से वो राजा उस समय न बना। लेकिन 14 साल बाद जब वनवास से लौटते हैं तब उनको राजा बनाया जाता है। यह बात अलग है कि कुछ लोचा होने के कारण श्री राम गद्दी पर नहीं बैठ सके। राजाओं और सम्राटों द्वारा की गई ऐसी चुनाव प्रक्रिया में जनता की कोई भूमिका नहीं होती थी। यानी उस समय जनता से राय नहीं ली जाती थी। अब तो अगर चुनाव होते हैं तो सबसे पहले जनता ही चुनाव का एक तरह से विश्लेषण कर पाता है। जनता जिसको ज़्यादा वोट देता है उसी को ही जीत होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यानी वहाँ पे चुनाव जनता से नहीं ली जाती थी। लोग राजा अपने आप में सलाह करके इसका जो परिणाम होता था उसे वो लागू कर देते थे। देश को जब आज़ादी नहीं मिली थी और भारत में अंग्रेजी शासन का झोला झाला था, उन दिनों भी चुनाव होते थे। तत्कालीन नेता अपने कर्मों से अपना चुनाव खुद ही कर लेते थे। बाद में देश को आज़ादी मिलने का परिणाम यह हुआ कि जनता को भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी का मौका मिलने लगा। मेला और जनता दोनों आज़ाद हो गए। जनता को वोट देने की आज़ादी मिली और नेता को वोट लेन देन की इस प्रक्रिया का नाम चुनाव है, जो लोकतंत्र के स्वरूप को कायम रखने के काम आता है। आप लोग देखते ही हैं जब हमारा देश आज़ाद है तब भी होता था, लेकिन उस समय जो चुनाव होता था वो अंग्रेज़ लोग किया करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो वोट लेने वाला और वोट देने वाला दोनों का ही मत आवश्यक हो गया।
और दोनों ही उसके भागीदारी होने लगे। आइए उसके आगे देखते हैं बेटा। अब भारतीय चुनावों को देश विदेशों में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त हो चुकी है। लोकतंत्र और राजनीति के कुछ देशों विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव होते रहना चाहिए। कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय चुनाव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चुनाव है और लोगों का कहना है कि मानना है कि जनता जिसको चुनता है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और क्योंकि जनता को लगता है कि जो वो लोग कुछ जनता जिसे चुनेगा वो ज़्यादा ही अच्छा होगा, इसलिए जनता के मत से ही चुनाव घोषित किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। भारत में जब राजाओं का राज था, क्या तब चुनाव होते थे और होते थे तो किस प्रकार? आंसर देखिए, देश में जब राजाओं सम्राटों का राज था उस समय भी चुनाव होते थे। राजा और सम्राट लोग भावी शासक के रूप में अपने पुत्रों का चुनाव कर डालते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आज़ादी के बाद चुनाव की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ये तो राजा महाराजाओं के समय था कि वो अपने पुत्र को ही राजा के रूप में चुन लेते थे, लेकिन जब आज़ादी के बाद हुआ तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ आइए देखते हैं। आज़ादी के बाद होने वाले चुनाव में जनता को चुनाव में भागीदारी करने का अवसर मिला, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पर जनता किस नेता को चुनेगा या किसको राजा चुनेगा ये जनता पे निर्भर करता है। नेता और जनता दोनों आज़ाद हो गए। क्वेश्चन नंबर ग, राजनीति के कुछ विशेषज्ञों को चुनाव के विषय में क्या धारणा है? यानी जो राजनीति के कुछ विशेषज्ञ हैं उनका चुनाव के विषय में क्या धारणा है, उनका ये आंसर देखते हैं। लोकतंत्र और राजनीति के कुछ देशी विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र को मजबूती के लिए चुनाव होते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर घ, राजा दशरथ ने उत्तराधिकारी के रूप में किसका चुनाव किया था? तो आंसर आपको भी बताया था कि उनके ज्येष्ठ पुत्र राम थे, उन्होंने उनके बारे में राजा बनाने के लिए सोचा था। तो आइए देखते हैं, राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी शासन के दौरान चुनाव किस तरह होते थे? यानी जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में तो किस प्रकार चुनाव होते थे? आइए देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में तत्कालीन नेता अपने कर्मों से अपना चुनाव खुद ही कर लेते थे। यानी वहाँ जो नेता होते थे जैसे कि जो ज़्यादा बड़े लोग होते थे या जिनके पास धन ज़्यादा होता था या अंग्रेज़ों के साथ जो मिले होते थे तो वो अपने आप से ही चुनाव अपने आप को ही सम्राट मानने लगते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ मिलने के बाद काम करने के बाद वो भारतीयों पर या जो गरीब होते थे उन पर अपना शासन लागू कर देते थे, इसलिए वो खुद को ही अपना चुनाव कर लिया करते थे। ये आपको अपने कॉपी में लिखना है और जो समझ में ना आए उसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। आपको इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। इस पैराग्राफ को देखने के बाद, इस पैराग्राफ PDF भेजने के बाद हम इसका क्वेश्चन भी भेज देंगे, जिसका आंसर आपको ग्रुप में ही भेजना होगा। और आंसर आप लोग पहले पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका सटीक आंसर लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। तो हम 15 मिनट्स पहले आपका स्लॉट ओपन कर देंगे, तो आप लोग उसमें सेंड कर दीजिएगा। आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जहां वकीलों और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के अक्षर मोतियों जैसे मैंने जब देखे तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने तब समझा कि लेख का सुलेख न होना, यानी मतलब यहाँ पे जो
जो हमारे जो भारतीय वकील थे, जब दक्षिण अफ्रीका के वकीलों को देखा और उनकी राइटिंग और उनकी पढ़ाई को देखा तो उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा शर्म आया और वो पछताने लगे और उन्होंने तब समझा कि लेख का सुलेख क्या होता है। अधूरी शिक्षा की निशानी ही है, मतलब अगर लेख का सुलेख नहीं है तो उनको लग रहा था कि अधूरी शिक्षा की ये निशानी है। मैंने बाद में अपना लेख सुधारने का प्रयास किया, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब चढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि समय निकल जाने के बाद अगर कोई इसका अभ्यास करता है तो उसमें परिपूर्ण नहीं हो पाता है। इन्होंने जैसे उदाहरण दिया कि पक्के घड़े पर मिट्टी कहाँ चढ़ती, क्योंकि घड़ा बन जाता है, पक जाता है, तो अगर उस पर हम लोग मिट्टी चढ़ा कर उसका और आकार देना चाहे तो वो संभव नहीं होता है। तो कवि यही चीज़ कहना चाहते हैं। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की उसे मैं आज तक भी न सुधार सका। प्रत्येक छात्र और छात्रा को चाहिए कि वे मेरे उदाहरण को देखकर सोचे और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। सुलेख मतलब लिखने का एक माध्यम और उसे लिखने का एक तरीका। लेख सुधारने के लिए यदि मानव आलेखन कला सीख कर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर अच्छे बन सकते हैं। और अगर वो ये सीख कर और बनाना चाहे तो उसे और सुंदर कर सकता है। आइए इसके आगे देखते हैं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक कठिन जान पड़ी, क्योंकि रेखा गणित में रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। उनको लग रहा था संस्कृत उन्हें ज़्यादा आसान है, क्योंकि रेखा गणित उनके लिए काफ़ी कठिन था। तो ये पैराग्राफ है और इसका कुछ क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं और ग्रुप में हम उसे सेंड भी कर देंगे, ताकि फिर उसका आप आंसर जो है कर लीजिएगा। और जो ना समझ में आए उससे भी आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को क्या देखकर पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अधूरी शिक्षा की क्या निशानी है। क्वेश्चन नंबर 3, सुलेख में उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। अब यहाँ पे सुलेख में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है उसको आपको अलग करना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आपने 8th में पढ़ा है, तो इत्यादि का शब्द का विच्छेद क्या होगा, एक बार आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तब हमसे आप पूछ लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत अवतरण का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, यानी इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, किसके बारे में पैराग्राफ बता रहा है। और पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है और सुना है तो किसके बारे में बात की जा रही है, तो वो आपका उचित शीर्षक होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ आपको समझ में आ ही गया होगा। और क्वेश्चन जो हम सेंड करेंगे तो उसका आंसर आप लोग लिख के ग्रुप में सेंड करिएगा। और सभी बच्चे प्रयास करिएगा, क्योंकि जो बच्चे आंसर भेज रहे हैं हम लोग उनका नाम नोट कर रहे हैं और असाइनमेंट मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी आपको समझ में ना आए वो हमसे आप पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और बेटा कि पत्र जिन्होंने लिख लिया है वो आप हमें मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं, उससे हम चेक कर लेंगे कि आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।